हाय दिस इज मतीन रजन, यू आर वाचिंग आवर YouTube चैनल अंजन ट्यूटोरियल। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? हाउ टू मेक रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसका हम लोगों ने ऑलरेडी एंट्रीज के लिए हम लोगों ने ये चैप्टर का वीडियो बना दिया था। नाउ इट्स टाइम फॉर रियलाइजेशन अकाउंट। एग्जाम में इसका वेटेज 4 to 6 मार्क्स, मे बी मोस्टली 6 मार्क्स का ही आता है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए क्या करना होता है? इट इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। आप तो सारी कॉन्सेप्ट को इजी बोलते हो, नो आपके लिए तो इजी होगा ही, बट नो इट विल बी इजी फॉर यू टू। आपको सिर्फ ये 4 स्टेप याद रखने हैं। कौन कौन से वो 4 स्टेप है, प्लीज इधर देखें। आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन पेपर में क्या मिलेगा? बैलेंस शीट मिलेगी। बैलेंस शीट में असेट एंड लायबिलिटी लिखी रहती है। जो असेट्स उसमें लिखी रहती है, आपको क्या करना है? उन सारी असेट्स को अपने रियलाइजेशन अकाउंट में लिख देना है और सारी लायबिलिटीज को भी रियलाइजेशन अकाउंट में लिख देना है। तो बड़ा ही आसान सा काम है। हाँ, पहला स्टेप सारे असेट्स को लिख दो और दूसरा स्टेप सारी लायबिलिटीज को लिख दो। असेट एंड लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में लिखी हुई थी उसको उठा के आपको रियलाइजेशन अकाउंट में लिख देना है। देन असेट के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी कि ये असेट इतने की बिकी, ये असेट इतने की बिकी। जो जितने की बिक रही है उसको उसकी जगह पे लिखते जाओ। एंड द फोर्थ स्टेप, जो भी लायबिलिटीज का पेमेंट हो रहा होगा, ये लायबिलिटी का इतना पेमेंट हुआ, ये लायबिलिटी का इतना पेमेंट हुआ, उसको भी एक जगह पे लिखते जाओ। तो पहले स्टेप में क्या करना है? आपको सारी असेट्स को लिख लेना है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है? लायबिलिटीज को लिख लेना है। और तीसरे स्टेप में आपको सारी असेट को रियलाइज कर लेना है और चौथे स्टेप में आपको सारी लायबिलिटी का पेमेंट कर देना है। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट तो यही है। अब इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी घुसा देते हैं, क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। तो आइए देखते हैं पहले स्टेप को कि सारी एसेट्स को लिखना होता है तो क्या क्या छोड़ना होता है, क्या क्या नहीं लिखना होता है। सर आप सही नहीं बता रहे हो, सारी एसेट्स को नहीं लिखना होता है। हाँ, आपके सामने बैलेंस शीट आया, सारी एसेट्स को नहीं लिखते हैं भाई, कुछ एसेट्स को छोड़ देते हैं। किन एसेट्स को छोड़ना है अगर आप बता देते तो बड़ा ही मजा आ जाता। देखिए, लिखना तो मोस्टली 90% एसेट को होता ही है, बट किन एसेट्स को छोड़ देना होता है। तो हमने ये रियलाइजेशन अकाउंट का अपने हिसाब से एक फॉर्मेट बना लिया है। इस साइड में पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले एसेट्स को इधर लिखा जाता है, नोट डाउन किया जाता है। कौन कौन सी एसेट्स को नहीं लिखना है हमने यहाँ लिख दिया। एक्चुअली मैं रिलेशन अकाउंट बना नहीं रहा, अरे सर कैश बैंक पीएनएल ये सब नहीं लिखा जाता। हाँ, नहीं लिखा जाता है। दैट्स व्हाई हमने यहाँ लिख दिया कि यार ये एसेट्स को नहीं लिखना है, नहीं लिखना है सारी एसेट्स को। कैश एंड बैंक को नहीं लिखना है, पीएनएल के डेबिट बैलेंस को नहीं लिखना है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नहीं लिखना है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं लिखना है, टू लोन टू पार्टनर नहीं लिखना है। बाकी कोई भी एसेट्स हो, गुडविल हो, स्टॉक हो, फर्नीचर हो, डेटर को फुल अमाउंट पे लिखा जाता है, बिल्डिंग हो, जो भी बाकी की कोई भी एसेट्स आ जाए, एनी एसेट, बिल्स रिसीवेबल हो, कोई सी भी एसेट्स आ जाए, आपको उसको क्या कर देना है? लिख लेना है। ओके, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट? इन सारी एसेट्स को क्यों नहीं लिखना है? व्हाई वी आर नॉट राइटिंग these assets or not recording these assets in realization account? What is the concept behind that? बताते हैं। पहले हम लोग ये भी लिख देते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करना है? सारी लायबिलिटीज को लिखना है। तो सारी लायबिलिटीज में भी कौन सी लायबिलिटीज को नहीं लिखना है तो मैं बता दो यार। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसको नहीं लिखना है। बाकी कोई भी तरह की लायबिलिटी रहेगी, क्रेडिटर रहेगा, बिल्स पेबल रहेगा, ब्रदर्स लोन रहेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी इवन लिखा जाता है, बट हमने यहाँ स्टार लगाया हुआ है क्योंकि उसकी पेमेंट नहीं की जाती। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी लिखा जाता है, स्टार लगाया है, उसकी पेमेंट नहीं की जाती है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी लिखा जाता है, स्टार लगाया है, सिर्फ जितना क्लेम का अमाउंट होता है उतना ही लिखा जाता है। बाकी कोई सा भी चीज हो, ईपीएफ, बैंक लोन, कोई भी सब लिखा जाता है। तो ये 3 थोड़े से अलग हैं, लिखा जाता है बट इनके साथ थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट होगा, तो इसको अलग कैटेगरी में डाल दिया हमने। आपने तो सारा काम ही आसान कर दिया, क्या हमने आसान कर दिया। सबसे पहले तो जो जो नहीं लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा ही नहीं जाता है। सर मान लीजिए कभी मैं भूल जाऊं तो मुझे कुछ तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, क्यों नहीं लिखा जाता है। तो फर्स्ट हम लोग वही एसेट्स को लिखते हैं जिनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, which will be realized and converted into cash. So कैश एंड बैंक ऑलरेडी कैश है। अब कैश को तो आप बेचने जाओगे नहीं कि कैश बेचने जा रहा हूं मैं, 100 रुपए के बदले मुझे 100 रुपए कोई दे दे। दैट्स व्हाई इसको यहाँ पे लिखा नहीं जाता है। पीएनएल का डेबिट बैलेंस एक्चुअली इट इज नॉट एन असेट। लॉस को ही पीएनएल का डेबिट बैलेंस बोलते हैं। कोई लॉस को तो बेच सकता नहीं है, लॉस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, उसे कैश में कन्वर्ट
नहीं किया जा सकता, दैट्स व्हाई इसे भी नहीं लिखा जाता है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज आल्सो नॉट एन एसेट, और उसी का सिनोनिम्स है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये दोनों भी एसेट नहीं होते हैं, आपको पता होगा वो कॉन्सेप्ट जिसमें हमने बताया था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट जिसको हमने कर लिया और उसको हम राइट ऑफ करते रहते हैं 5 साल तक, क्योंकि उसका बेनिफिट हमें 5 साल तक मिलते रहता है। तो 1 साल का जो बेनिफिट मिल चुका है उसको तो एज एन एक्सपेंडिचर हम लोग पीएनएल में दिखा देते हैं, और बाकी जो 4 साल का बच गया है वो एडवर्टीजमेंट उसको कहां डाल देते हैं, असेट में। बट आपका बनाया हुआ एडवर्टीजमेंट कोई और तो नहीं खरीदने वाला। तो इस तरह का जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो असेट्स होते नहीं है, बस बैलेंस शीट मैच करने के लिए असेट में लिख दिया जाता है। दैट्स व्हाई ये भी बिक नहीं सकते। लोन टू पार्टनर, एक्चुअली में हम लोगों ने जो लोन पार्टनर को दिया है उससे भी यहां नहीं लिखते हैं, क्योंकि उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। बाकी हमें उससे पैसा तो मिलेगा बट लोन को अलग से ट्रीट किया जाता है, इस वजह से इसको भी यहां नहीं लिखा जाता है। इन लायबिलिटीज को यहाँ पे क्यों नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि यार लायबिलिटीज में ऐसा होता है कि जो आउटसाइडर्स हैं उनकी लायबिलिटीज को पहले पे करना है। अब आपका बिजनेस बंद हो रहा है, आप पहले अपने ही पैसा पेमेंट करने में लगे और मैं अपना पूंजी निकाल लेते हैं। पहले बाहर के लोग आ जाएंगे, सुना है बिजनेस बंद कर रहे हो सर, हमारा इतना बचाया है, हमारा इतना रिमेनिंग पेमेंट है, पहले हमें पेमेंट कर देते तो बड़ा ही बेनिफिशियल होता फॉर अस। सो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए यार जो कैपिटल है या पार्टनर का लोन है, ये सारी जो लायबिलिटीज है वो इंटरनल लायबिलिटीज है, उनको जल्दी से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जनरल रिजर्व कोई लायबिलिटी ही नहीं है, वो तो खुद का बचा हुआ पैसा है, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस भी कोई लायबिलिटी ही नहीं है। बाकी जो भी आउटसाइड लायबिलिटी है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, ब्रदर का लोन है, सिस्टर का लोन है, सब आउटसाइडर ही कहलाते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, बैंक लोन है, बिल्स पेबल है, एनी लायबिलिटी which is going to be paid, which is outside liability, will be written here, will be recorded here. So हमने आपको बताया इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी इनसाइड लायबिलिटी रहेगी या कोई रिजर्व रहेगा उसे नहीं लिखना है। इधर जो भी कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता उसको भी नहीं लिखना है। इधर का क्या प्रॉब्लम है, इसमें आपने पीडीडी, आईएफएफ, डब्ल्यूसीएफ लिखा हुआ है, ये भी तो एक रिजर्व्स होते हैं, बट इसमें हमने स्टार लगाया हुआ है। इनका फंडा कुछ अलग है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को लिखा जाता है क्योंकि वो एक तरह से देखा जाए तो आपके पेमेंट और डेटर्स का हिस्सा होते हैं। आईएफएफ भी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा होता है, इसलिए उसको लिखा जाता है, क्योंकि ये बस प्रोविजन है और उसके हिस्से के वजह से इनके प्रॉफिट और लॉस में उनका कंट्रीब्यूशन रहता है। समथिंग इट इज रिलेटेड विद डेटर एंड इट इज रिलेटेड विद इन्वेस्टमेंट, दैट्स व्हाई इनको लिखना जरूरी होता है। डब्ल्यूसीएफ नहीं लिखा जाता है, जितना क्लेम आया वो लिखा जाता है। क्लेम को इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो क्लेम आया वो आउटस्टैंडिंग होता है, और आउटस्टैंडिंग क्लेम को तो हम लिखेंगे और उसका पेमेंट भी करेंगे। तो ये 3 चीज ऐसी हैं जिनको लिखा तो जाता है बट इनका पेमेंट नहीं किया जाता है, बाकी सबका पेमेंट किया जाता है। 2 चीजें और बता दूं, पहले तो हमने बता दिया एसेट्स कौन कौन सी नहीं लिखनी है, बाकी सारी एसेट्स तो लिखनी है। लायबिलिटी में भी कौन कौन सी लायबिलिटी नहीं लिखनी है, और एक और कैटेगरी बना दी जिनको लिखना है बट उनका पेमेंट नहीं करना है, और इसका पेमेंट करना है लेकिन केवल क्लेम अमाउंट का। क्लेम अमाउंट समझ में नहीं आया सर, अगर आप इसको थोड़ा सा डीप बता देते तो प्लीज आप देखें। मान लीजिए 60,000 का आपके पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है एंड देयर इज अ क्लेम ऑफ 20,000। 20,000 का क्या आ गया, क्लेम आ जाता है। तो आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, जो 40,000 बच गया आपका उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, कैपिटल अकाउंट में जाके बढ़ जाएगा। जो 20,000 का क्लेम आया उसी को आपको लिख देना है लायबिलिटी साइड में, इधर साइड में लिख देना है क्रेडिट साइड में, और उसी का पेमेंट कर देना है। तो इसका पेमेंट होता है, इसका पेमेंट होता है, मैं बोलूंगा यार इसका पेमेंट होता है, बट ये केवल उतना ही आता है जितना क्लेम अमाउंट है, वो इधर भी आएगा और पेमेंट भी होगा उसका। इन दोनों का पेमेंट नहीं होता है, इसलिए इनमें 1 स्टार लगाया और इसमें 2 स्टार लगाया। तो इसको जरूर आप नोट डाउन कर लें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें अपने कॉपी में। ये मैंने फॉर्मेट बता दिया, क्या चीज लिखते हैं क्या चीज नहीं लिखते हैं। अब कुछ और बातें हैं, जैसे एक बात और है, जितनी भी लायबिलिटीज रहती हैं उनके बारे में कुछ नहीं भी लिखा है, अगर क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसके बाद क्वेश्चन में एक्चुअली में बैलेंस शीट के नीचे कुछ एडजस्टमेंट लिखे रहते हैं। अगर क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं भी लिखा है तो भी हम उसका क्या करेंगे, यहाँ पे पेमेंट करेंगे, जितना भी अमाउंट है वो सारा का सारा यहाँ पेमेंट कर देंगे।
बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं भी लिखा है तो भी पेमेंट करेंगे। असेट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो भी इसको रियलाइज करेंगे। फॉर्मेट हमने बता दिया है। क्वेश्चन किया कैसे जाता है, मैं अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्टमेंट लिखता हूँ और अपने हिसाब से एक क्वेश्चन बनाकर आपको करके दिखा देता हूँ सब कुछ क्या होता है। बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन एक लेना होगा तो हम लेंगे, अदरवाइज नहीं लेते हैं, आप खुद कर लोगे, क्योंकि इट इज वेरी इजी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसे नोट डाउन कर लें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने अपने हिसाब से एक क्वेश्चन ले लिया है और उसको हम करने जा रहे हैं। हमने कोई बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन नहीं लिया है, बहुत आसानी तरीके से मैंने लिख दिया। जो स्टेप मैंने बताए थे मैं बता रहा हूँ उसको कैसे सॉल्व करना होता है। 2 स्टेप हमने बता दिया था कि यार सबसे पहले आपको क्या करना है, असेट्स को नोट डाउन करना है और फिर क्या करना है, लायबिलिटीज को नोट डाउन करना है। कुछ असेट्स को नहीं लिखना है और कुछ लायबिलिटीज को भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखो सबसे पहले लिख लिया कि मान लो बैलेंस शीट रही होगी और इसमें से हम लोगों ने बैलेंस शीट से डेटर्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक ये सब उठा के लिख लिया। बाकी कुछ असेट्स रही होंगी जिनको हमने नहीं लिखा होगा और कुछ लायबिलिटीज है जिसको हमने लिख लिया। मान लो क्वेश्चन रहा होगा कुछ और उसमें से क्रेडिटर, लोन, ए के ब्रदर का लोन, आईएफएफ, पीडीडी एंड आउटस्टैंडिंग वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम लिखा हुआ है। ये इसका हमने कुछ भी लिया नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसको मैं अलग से बता दूंगा। तो यहाँ हम लोगों ने इतना कुछ ले लिया। मान ले यहाँ पे हमारे 3 पार्टनर है, ए, बी एंड सी। तो 3 पार्टनर है, रेशियो उनका समथिंग विच इज 3:1 मान लो, ठीक है, 5 हो गया। अब आपने सारी एसेट्स को उतार लेना है, सारी लायबिलिटीज को उतार लेना है, कुछ को नहीं उतारना है, कुछ को इधर भी नहीं उतारना है। जो बिक नहीं सकती उसको यहाँ नहीं उतारना है, जिनका पेमेंट करना जरूरी नहीं है उसको यहाँ नहीं उतारना है, ठीक है। पहला और दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। और इज द थर्ड स्टेप है कि सारी एसेट्स को अब रियलाइज करते जाना है और सारी लायबिलिटी का पेमेंट करते जाना है। कुछ आपके सामने अदर इंफॉर्मेशन रहेगी क्वेश्चन के ही लास्ट में, आपको उनका हेल्प लेना है और ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। The first line is debtors were realized ₹50,000। डेटर से 60 की जगह 50,000 मिला। अब देखिए कुछ चीजें रियलाइज्ड होंगी, मतलब उनका पेमेंट कौन करेगा, फर्म करेगी। तो कुछ चीजें रियलाइज्ड होंगी तो बाय कैश अकाउंट लिखा मैंने डेटर का, और डेटर कितने का है, 50,000 का है। जिन जिन चीजों से पैसा मिल रहा है उनको कैश के सामने लिख देंगे और कुछ चीजें आप पार्टनर उठा के ले जाएगा। जस्ट लाइक हमने बोला डेटर का पैसा कहां से मिल गया, फर्म से मिल गया सॉरी, डेटर रियलाइज हो गया, सीधे हमने लिख दिया यहाँ पे स्टॉक वाज टेकन बाय बी फॉर ₹28,000। स्टॉक कौन ले गया, बी ले गया। हम यहाँ कुछ जगह छोड़ देते हैं, जो जो कैश में गया होगा उसको यहाँ लिखेंगे और बाकी सारी चीजें जो पार्टनर ले गए होंगे उसको अलग से लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्टॉक कौन ले गया, बी, तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट, यहां ब्रैकेट में लिख लेंगे स्टॉक ले गया बी, कितने में ले गया 28,000, जितने में ले गया आप वहां पे अमाउंट लिख सकते हो। तो 2 चीजें होंगी, या तो पैसा मिलेगा असेट को बेच के, या तो कोई पार्टनर ले जाएगा। पैसा मिलेगा तो बाई कैश अकाउंट लिखो, पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर का नाम लिखो। या तीसरी चीज भी होगी कि किसी असेट को कोई लायबिलिटी ले जाएगी। फर्नीचर वाज टेकन बाय क्रेडिटर्स, फर्नीचर को क्रेडिटर ले गए, यानी असेट और लायबिलिटी आपस में एडजस्ट हो रही है। इट कैन बी हैपन टू, तो असेट और लायबिलिटी भी आपस में एडजस्ट हो सकती है। इसके लिए क्या करेंगे सर, अगर पूरी तरह से एडजस्ट हो गई है तो उसका कुछ नहीं करेंगे, इसकी कोई एंट्री ही नहीं होगी, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इधर भी लिखेंगे 40,000, इधर भी 40,000, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अगर कोई असेट रियलाइज्ड होती है तो कैश में लिखना है, पार्टनर ले जाता है तो पार्टनर का नाम लिखना है, और अगर कोई ले जाता है कौन, इसको ले जाता है कोई लायबिलिटी, कोई ले जाती है लायबिलिटी और असेट आपस में एडजस्ट हो जाते हैं तो उसको लिखना ही नहीं है। इट इज एज सिंपल। इसके बाद लिखा हुआ है तुम्हारा लोन वाज पेड विद रुपीस इंटरेस्ट 2,000। लोन का पेमेंट हो गया, जिसकी पेमेंट इस साइड करनी है आपको। पेमेंट जिसकी हो रही है, टू कैश अकाउंट लिख लो, टू बैंक लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हो। तो लोन जो है ब्रैकेट में लिख लो क्या चीज पेमेंट हो रहा है, लोन विद इंटरेस्ट। लोन कितने का था, लोन 20,000 का था, 20 प्लस इंटरेस्ट भी है तो ये 22,000 में पेमेंट हुआ इसका। इसके बाद लिखा हुआ एज ब्रदर्स लोन वाज पेड बाय ए,
इधर भी यही होगा, लायबिलिटी भी या तो फर्म के द्वारा पे की जाएगी या तो कोई पार्टनर पे कर देगा। अगर पार्टनर पे कर देगा तो आप लिखोगे टू, यहां पर उसका नाम लिखोगे टू इज कैपिटल अकाउंट इज ब्रदर्स लोन। उसने पे कर दिया और कितने का है, ए के ब्रदर का लोन है 20,000, कुछ नहीं बोला है तो पूरा पे किया होगा। इसके बाद लिखा हुआ आपका 50% ऑफ बिल्डिंग वाज टेकन बाय सी। 50% ऑफ बिल्डिंग वाज टेकन बाय सी, 50% बिल्डिंग सी ले गया। जब भी पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर का नाम लिखना है, बाय सी कैपिटल अकाउंट क्या ले गया है, वो बिल्डिंग ले गया है। बिल्डिंग थी कितने की, तो 50,000 की थी, उसका 50% ले गया। 50,000 का 50% कितना होता है, तो भाई 50,000 का 50% होता है 25,000। उसको भी कितने में ले गया, 90% में। तो इसका 90% क्या हो जाएगा, 900,900,9 45 का 4 कैरी गया, 9 2 18 और 4 22,500। तो 22,500 मैं यहां लिख दूंगा। तो बाकी का 50% का क्या हुआ ये आपने नहीं बताया। साथ ही साथ में आपने बताया स्टॉक, बिल्डिंग, डेटर के बारे में। फर्नीचर के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई, सॉरी फर्नीचर के बारे में बात कही गई है। फर्नीचर को कौन ले गया था, क्रेडिटर्स ले गए थे। तो जो 50% बिल्डिंग बच गई जिसके बारे में कुछ नहीं बोला है, उसको हम मानेंगे कि हमने पूरा का पूरा रियलाइज कर दिया है। ये लोग भूल जाते हैं, जो 50% के बारे में कुछ नहीं बोला तो मान लो उनसे पूरा पैसा मिल गया है। इसी तरह से लायबिलिटी में भी क्रेडिटर तो चले गया, लोन भी चले गया, इनके ब्रदर का लोन चले गया। आईएफएफ को मैंने बताया था, इस पर स्टार लगाया था कि इसको लिखते तो है बट इसका पेमेंट नहीं करते। पीडीडी को भी लिखते हैं बट इसका पेमेंट नहीं करते हैं। अगर कोई और लायबिलिटी लिखी होती तो उसको भी पेमेंट जरूर करते, भले उसके बारे में कुछ बोलता या नहीं बोलता। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता, अगर मैं खुद बता देता हूं अपनी तरफ से, मान लीजिए यहाँ लिखा होता बाय बिल्स पेबल 10,000 का, और उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा होता, कुछ भी नहीं लिखा है यार बिल्स पेबल का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आपको अपने से ही कैश अकाउंट में लिखना पड़ता बिल्स पेबल 10,000, आपको पेमेंट करना ही पड़ता। तो यहां पे जानने वाली बात यह है कि अगर किसी लायबिलिटी के बारे में देयर इज नो इंफॉर्मेशन कि कितना अमाउंट पे किया जा रहा है तो हमको फुल अमाउंट पे करना पड़ता है। अगर किसी एसेट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ कि कितने में रियलाइज हो रही है तो हमको फुल अमाउंट रियलाइज करना पड़ता है। एक चीज और, वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में बोल देते। मान लीजिए क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर ही वर्कमैन कंपनसेशन फंड लिखा हुआ है कितना, 40,000, और क्लेम लिखा हुआ है कि क्लेम कितना आया, क्लेम आया 10,000 का। जो 10,000 आया है उस 10,000 को ही आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000, और वह 10,000 का ही आप क्या कर दोगे, पेमेंट भी कर दोगे आउटस्टैंडिंग क्लेम। पेमेंट तो होगा ही होगा और फर्म से ही होगा, तो आप यही फर्म में ही लिख दोगे 10,000 कैश में ही। तो यहां पे हमने बताया यार 4 स्टेप है। व्हाट आर दीस 4 स्टेप? पहला तो सारी एसेट्स को लिखो, कौन सी नहीं लिखनी है हमने बता दिया, जो बिक नहीं सकती। फिर सारी लायबिलिटीज को लिखो, कौन सी नहीं लिखनी है, जिनको पेमेंट करना कंपलसरी नहीं है। कुछ ऐसी भी हैं जो लिखते हैं बट पेमेंट नहीं करते हैं। उसके बाद हमने बोला एडजस्टमेंट में जैसा लिखे रहेगा वैसा लिखते जाओ। अगर रियलाइज हो रही है एसेट कैश में तो कैश के नीचे लिखो, अगर कोई पार्टनर ले जा रहा है तो पार्टनर का नाम लिखो। उसके बाद सारी लायबिलिटीज को पेमेंट करते जाओ, अगर कैश में जा रही है तो कैश के नीचे लिखो, अगर कोई पार्टनर ले जा रहा है तो पार्टनर का नाम लिखो। अगर कोई एसेट और लायबिलिटी आपस में सेटल हो जा रही है तो उसको मत लिखो। जिस भी लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला है फिर भी उसका पूरा पेमेंट करो, जिस भी एसेट के बारे में कुछ नहीं बोला है फिर भी उसका पूरा रियलाइजेशन करो। एक चीज और है, क्रेडिटर में एक चीज लिखे रहता है, कभी कभी क्रेडिटर में एक रिबेट लिखे रहता है। रिबेट क्या लिखा था, मैं कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं कोई क्वेश्चन लेता तो उसमें सारे टॉपिक कवर नहीं हो पाते, इसलिए मैं अपने हिसाब से एक क्वेश्चन ले लिया और उसमें मैं सब कुछ बताते जा रहा हूं। अगर क्रेडिटर के बारे में लिखा होता कि क्रेडिटर जो है 40,000 के, इनको हमको 3 महीने बाद पेमेंट करना था बट वो अभी तुरंत मांग रहे हैं, 3 महीने बाद पेमेंट करना था बट वो अभी तुरंत मांग रहे हैं कि हमारा पेमेंट दे दो।
तो हम इन 40,000 को तुरंत जब पे करते हैं तो हम उनसे बोलते हैं कि हमें कुछ डिस्काउंट चाहिए, जिसको बोलते हैं रीबेट। क्या बोलते हैं? रीबेट बोलते हैं। तो मान लीजिए आपसे 10% रीबेट मांग रहे हैं, तो 10% आप उनको कम दोगे 3 महीने के हिसाब से, क्योंकि 3 महीने पहले आपसे वो पैसा मांग रहे हैं, तो आपको कहीं से उठाना पड़ेगा पैसा और फिर दोगे आप। तो आप उनको कितना रिबेट दोगे? तो आप उनको 1000 रिबेट दोगे। तो आप क्रेडिटर्स के सामने लिखोगे कितना? 2। कैश अकाउंट में ही लिख दोगे, क्रेडिटर्स में 39,000। बस रिबेट का यही फंड है। रिबेट का मतलब सम डिस्काउंट यू आर अवेलिंग बिकॉज आप पहले पेमेंट कर रहे हो। आपने वादा किया था 3 महीने बाद पेमेंट करने के बाद आप पहले कर रहे हो, तो आपको जो इंटरेस्ट का नुकसान होगा उसके लिए आप उनका कुछ पैसा काट ले रहे हो। दैट इज, कभी कभी लिखे रहता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी से इतना मिला। जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर की गई, JLP जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर की गई। एक तरह की असेट होती है ये, जिसको आपको सीधे सीधे यहाँ रियलाइजेशन में लिख देना है भाई कैश में ही लिख देना है JLP। जितना भी मिला 10,000 12,000 जो भी मिल रहा है आप यहाँ पे उठा के लिख दो, जो भी मिल रहा है आप उठा के लिख दो, जितना भी। कुछ मत सोचो, किसी भी एसेट से कुछ भी मिल रहा है। एक एसेट जो पिछले साल ही रिटर्न ऑफ हो गई थी उससे इतना पैसा मिला, या फिर एक जो है हमारा बैड डेट रिकवर हो गया उससे इतना पैसा मिला। पैसा मिल रहा है आपको इधर लिख देना है, बस पैसा मिल रहा है आपको इधर लिख देना है और कुछ नहीं करना है। So that's it, हमने सब कुछ बता दिया। पहले सारी एसेट लिखो, फिर सारी लायबिलिटी लिखो। कुछ एसेट नहीं लिखनी है, कुछ लायबिलिटी नहीं लिखनी है। जो जिसको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको नहीं लिखना है, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, जिसका पेमेंट करना कंपलसरी नहीं है उसको नहीं लिखना है। उसके बाद एसेट को रियलाइज करना है, पैसा मिलेगा तो कैश के नीचे लिखना है, पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के नाम पे लिखना है। और लायबिलिटीज को क्या करना है आपको, लायबिलिटीज को भी सारा पेमेंट करते जाना है। अगर पेमेंट कर रहे हो सीधा तो कैश के नीचे लिखना है, अगर पार्टनर पेमेंट कर रहा है तो पार्टनर का नाम लिखना है। अगर दोनों आपस में सेटल हो जा रहे हैं तो लिखना ही नहीं। जिनके बारे में कुछ नहीं लिखा है उनको भी पेमेंट और रियलाइज जरूर करना है बुक वैल्यू के नाम पे। इसके बाद सबको जोड़ लेना है, इधर भी जोड़ लेना है। अगर इधर का ज्यादा बैलेंस आता है और इधर लिखना पड़ता है तो आप इधर लिखते हो बाय। एक्सपेंसेस ज्यादा आते हैं तो आप इधर लिखोगे बाय लॉस। और अगर प्रॉफिट ज्यादा आता है, इधर का ज्यादा आता है तो इधर लिखोगे आप टू प्रॉफिट। उसको जो भी पार्टनर है उनको उन्हीं के ओल्ड रेशियो में आप बांट दोगे। इस चैप्टर में आपको न्यू सैक्रिफाइसिंग से कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस खत्म होने वाला है तो जो भी बटेगा सब ओल्ड में ही बटेगा। इसके बाद जो जो चीजें बच गई यार, जैसा आपने बोला था जनरल रिजर्व, PNL का क्रेडिट बैलेंस, वो सब कहाँ जाएगा? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, वो सब कैपिटल अकाउंट में जाता है। कैपिटल अकाउंट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर एंड इट इज वेरी इजी। अगर होगा तो हम बताएंगे, बट रियलाइजेशन अकाउंट का हमने बोर्ड के एग्जाम का कोई क्वेश्चन नहीं करवाया बिकॉज हमने सारे पॉइंट यहाँ पे बता दिए। अब जरूर बोर्ड एग्जाम के कोई क्वेश्चन कर लो। अगर आप चाहते हो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस के लिए हम उसके एक अलग से वीडियो बनाएं तो कमेंट करके हमें बताओ। यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल हमें इनकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।